तालिबान का काबुल पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। तालिबानी लड़ाके काबुल में राष्ट्रपति भवन तक में घुस चुके हैं। देर रात राष्ट्रपति भवन के अंदर से तालिबानियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। गनी ने बयान जारी कर कहा है कि लोगों को खून खराबे से बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा है और उन्होंने कहा ये सब उन्होंने किया ताकि खून खराबे से बचा जा सका। तो राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और तालिबान के अंदर की तस्वीरें, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये तालिबानी आतंकी राष्ट्रपति भवन के भीतर है और उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ा। अफगानिस्तान के कुछ नेता पाकिस्तान पहुंचे। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बयान, कहा हम एक ऐसी जीत पर पहुंच गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। अल्लाह के सामने विनम्रता दिखानी चाहिए। अब ये परीक्षा का समय है। हमारी जिम्मेदारी लोगों की सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति कोर टीम के साथ देश छोड़कर कजाकिस्तान पहुंचे। गनी ने कहा खून खराबा रोकने और शांति के लिए देश छोड़ने का फैसला लिया। तालिबान से सभी को साथ लेकर चलने की अपील की। रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी संयुक्त अरब अमीरात भागे। लगाया बड़ा आरोप, कहा राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमारे साथ बांधकर हमें बेच दिया। अफगानिस्तान में उच्च परिषद राष्ट्रीय सुलह के प्रमुख अब्दुल्ला ने लोगों से शांत रहने और अफगान सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान का बयान, कहा लूट और अराजकता रोकने के लिए काबुल में घुसे। पहले तालिबान ने जबरन काबुल में ना घुसने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। स्थिति की समीक्षा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक होगी। तालिबान ने अब्दुल्ला, हामिद करजई, उस्ताद सैयद गुलबुद्दीन हिमतवार और अन्य पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। ये सभी लोग फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बड़ा बयान, कहा मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूं। लोगों से घरों में रहने की अपील की। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान की नई सरकार पूर्व तालिबानी सरकार नहीं होगी। उच्च परिषद राष्ट्रीय सुलह के प्रमुख अब्दुल्ला के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी। काबुल की सुरक्षा के लिए तमाम इलाकों में तालिबानी सुरक्षा बल तैनात किए गए। कई इलाकों में चोरी और लूट की भी खबरें। तालिबान ने कहा जल्द ही शहर में सुरक्षा बहाल की जाएगी। काबुल एयरपोर्ट से सभी यात्री उड़ानों पर रोक लगाई गई। सिर्फ सैनिक उड़ानों को ही इजाजत मिलेगी। नाटो ने जारी किया ये आदेश। अफगान से 129 यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के भाई जमील करजई भी एयर इंडिया के विमान से दिल्ली पहुंचे। बोले अशरफ गनी ने देश के साथ गद्दारी की, लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का बयान, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से झटका लगा है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने संसद में कम बहस पर चिंता जाहिर की। कहा बिना जरूरी बहस के बने कानून में स्पष्टता की कमी। सदन में होने वाली बहस की गुणवत्ता पर भी अफसोस व्यक्त किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस की चिंता पर जताई सहमति। कहा अब वरिष्ठ सांसद जूनियर सांसदों को संसद ठप कराने को कहते हैं। राज्यसभा में हंगामे के मामले में सभापति वेंकैया नायडू से मिले सरकार के 7 मंत्री। विपक्षी सदस्यों के कथित उपद्रव को लेकर कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में विपक्ष के व्यवहार को अभूतपूर्व और हिंसक बताया।
आज से शुरू हो रही है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री अलग अलग इलाकों में सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों में 19,567 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले अखिलेश यादव के साथियों की भी यात्रा। महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी आज से बीजेपी हटाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करेगी। बलिया और पीलीभीत से होगा आगाज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज केरल का दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई। जोधपुर में जिला परिषद चुनाव में टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। धक्का मुक्की और गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ। मेघालय में एक उग्रवादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। उग्रवादियों ने पुलिस के एक वाहन को छीनकर आग लगाई। शिलांग में कर्फ्यू लगा। 48 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद। पंजाब में 20 करोड़ का अनाज घोटाला। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के इंस्पेक्टर भांजे जसदेव पर लगा आरोप। जसदेव सिंह लापता। जंडियाल गुरु के 8 गोदामों का इंचार्ज था। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर का बयान। कहा, जसदेव सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई संपर्क है। देखिए, अफगानिस्तान के इतिहास में आज से एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथों में आ चुकी है। काबुल पर अफगानिस्तान ने कैसे कब्जा किया, पूरी रिपोर्ट से समझिए। हाथों में आधुनिक हथियार थामे तालिबान के लड़ाके जिस इमारत में टहलते नजर आ रहे हैं वो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भवन है। दुनिया के लिए ये नई सुबह है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये सुबह नए उजाले की नहीं बल्कि अंधकार वाली है। 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है। रविवार का दिन दुनिया के लिए हैरान करने वाला रहा तो अफगानिस्तानियों के लिए कयामत की तरह। पूरी दुनिया काबुल की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। काबुल में भी हर पल कहानी बदल रही थी। तालिबानी लड़ाके काबुल में दाखिल हो चुके थे और इसकी हलचल अमेरिकी एजेंसी से लेकर एयरपोर्ट तक साफ नजर आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी एम्बेसी खाली करने के साथ साथ कई अहम दस्तावेज भी जला दिए गए। अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर हेलीकॉप्टर की लगातार आवाजाही साफ जाहिर कर रही थी कि अब मामला हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। काबुल की सड़कों पर अफरा तफरी साफ नजर आने लगी। लोग जान बचाकर एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। हालांकि बाद में एयरपोर्ट के पास से भी धमाके और फायरिंग की खबरें आने लगी। तालिबान ने बलपूर्वक और हिंसा से सत्ता परिवर्तन के दावे को इनकार करते हुए बयान जारी किया और कहा कि वो शांति के साथ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान का इतिहास देखते हुए लोगों का इस पर यकीन करना मुश्किल था। शाम होते होते राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने की खबर ने खलबली मचा दी। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बयान जारी करते हुए कहा, मेरे लिए ये फैसला काफी मुश्किल था। खून खराबा रोकने और शांति के लिए मैंने अपने देश को छोड़ने का फैसला लिया, जिसकी मैंने 20 साल तक सेवा और रक्षा की। तालिबान मुझे हटाने के लिए काबुल पर हमला करने के लिए तैयार था। अगर ऐसा होता तो 60 लाख की आबादी वाले शहर में बहुत से लोग मारे जाते और काफी तबाही होती। ऐसे में अब तालिबान पर जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेकर चले। एक राष्ट्रपति का देश छोड़कर भागना ये बताने के लिए काफी है कि वहाँ क्या स्थिति हो गई है। हालात तो सबको पता है कि किसी हालात वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट आज गिर गया, जिसके बलबूते पे हम सोचते थे कि कभी आगे जा सके, कुछ नया कर सके और जो हमारा कंट्री जिस हालत में हो उससे बेहतर हो सके। और हम भी हमारे पास भी हमारी कंट्री में बहुत कुछ हो, लेकिन 20 साल बाद हम वहीं पे पहुंच गए जो पहले थे। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी आशंका तो सब जता रहे थे, लेकिन ये सब इतना जल्दी हो जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। काबुल पर 1 से 3 महीने में कब्जे का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन तालिबान ने 1 हफ्ते के भीतर काबुल समेत 20 से ज्यादा प्रांत पर कब्जा कर लिया। 7 अगस्त को जरांज, 8 अगस्त को सर-ए-पुल, शेरबघन, कुंदूज, तालुकान, 9 अगस्त को ऐबक, 10 अगस्त को पुले खुमरी, फराह, 11 अगस्त को फैजाबाद,
12 अगस्त को हेरत गजनी, 13 अगस्त को फिरोज कोह कलाए नाव पुले आलम तेरेनकोट कंधार, 14 अगस्त को लोगार, 15 अगस्त को नांगरहार खोस्त और राजधानी काबुल। जैसे जैसे तालिबान के कदम बढ़ते गए उसकी जीत और आसान होती गई। हालांकि राजधानी काबुल पर कब्जा होना अफगानिस्तान के लोगों के लिए चिंता के नए चैप्टर की शुरुआत है। लोगों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित बनाने के लिए अपने कब्जे में लेने का अब ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान से निकालने का अभी एकमात्र रास्ता काबुल एयरपोर्ट ही नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास गोलीबारी की खबरें थी, अब खबर है कि अमेरिकी सेना लोगों और खासकर राजनयिकों को निकालने के लिए अमेरिकी सेना अपने कब्जे में लेने जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट को संभालेगी अमेरिकी सेना। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या ताजा जानकारी आ रही है इस वक्त काबुल से? जानकारी के मुताबिक ये बात है कि कल अमेरिका में अमेरिकन ट्रूप अब भी मौजूद हैं अमेरिकन एयरपोर्ट पर, अलावा डिफरेंट फोर्सेस हैं वो भी मौजूद हैं और इवैक्यूएशन का काम इस समय भी जारी है। इवैक्यूएशन यानी जब एयरपोर्ट चल रही है और एयरपोर्ट इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि इस समय अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए एकमात्र रास्ता, अगर तालिबान सेना कोई भी निकलना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र रास्ता एयरपोर्ट ही बचा होता है। इसलिए फिलहाल वहां पर यूएस एम्बेसी ने भी अपना कामकाज करके एयरपोर्ट पर ही एक तरीके से एम्बेसी बना ली गई है। जब सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया तब लोगों से कहा गया कि वो जहाँ भी वहीं रहे, एयरपोर्ट न आए जब तक कि किसी पुलिस सामान्य नहीं हो जाती है या सुरक्षा हालात को वो कंट्रोल नहीं करते। जी प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे भी हम आपका रुख करेंगे। इस बीच तालिबान के अफगानिस्तान में काबिल होने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों को यह अंदेशा सताने लगा है कि हालात 20 साल पहले से भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत उसे एक बार फिर अलकायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह बना सकता है। आइए देखते हैं इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। जिस काबुल को जीतने में कोई महीने तो कोई 2 महीने का अंदाजा लगा रहा था, वो बिना एक भी गोली चले 24 घंटे में ही तालिबान के कब्जे में आ गया। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी भारत के लिए फिलहाल कोई बड़ा खतरा भले ना दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसकी वजह भी साफ है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो नापाक साजिशें भारत के खिलाफ रच रहा है, उसमें वो तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है। ये हर कोई जानता है कि तालिबान पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली ही नहीं, उसी की पाली पोसी जमात है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर हर तरह की मदद दी और अब वो आने वाले दिनों में तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ बैठे, जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार ने हिंसा खत्म करने की शर्त पर सत्ता में बंटवारे का ऑफर दिया है। लेकिन तालिबान से भी पहले ये ऑफर पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अशरफ गनी के राष्ट्रपति रहते तालिबान सरकार से बात नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान का सत्ता पर कब्जा बना रहे, ताकि तालिबान के जरिए वो भारत के विरोध फसल बोता रहे। ये कोई ओपन सीक्रेट नहीं है कि तालिबान को ओपनली पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। उसने आर्म्स एम्युनिशन, आर्टिलरी एम्युनिशन और इनफैक्ट एयर सपोर्ट से भी तालिबान की मदद की है। इसके पर इमरान खान चुप रहे हैं और जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ना उन्होंने हाँ कहा है ना उन्होंने ना कहा है। सो इसलिए बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ओपनली तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में अगर बदलाव आता है तो इसका भारत पे सीधा असर पड़ेगा। ये उम्मीद करना कि तालिबान बदल जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। ये हो सकता है कि मुल्ला उमर या ब्रादर का जो ग्रुप है ये भले ही चाहता हो कि सऊदी अरब टाइप की हुकूमत वहाँ पे बना ले और सबको लेके चले, मगर ये कि दूसरे जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो कभी इस बात पे राज़ी नहीं होंगे
वो बहुत ज़माने से शरिया लॉ की बात कर रहे हैं, वो शरिया को इम्प्लीमेंट करेंगे और शरिया के अंदर डेमोक्रेसी का कोई रोल है नहीं। अफगानिस्तान में भारत के काबिज होने के बाद वो सीरिया और इराक में अल कायदा से भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगा। यही वजह है कि भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर अपने कर्मचारियों को वापस बुला रहे हैं। भारत में दूतावास के कर्मचारियों और वहां रहे 129 भारतीयों और अन्य यात्रियों को लेकर विमान भारत पहुंच रहा है। वहां से लौटे यात्रियों का कहना है कि वहां हालात बहुत खराब हैं। हमको वी आर वेरी हैप्पी आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द फ्लाइट। कुछ देर में स्टार्ट हुआ, दो घंटे लेट है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ पूरा एयरपोर्ट में सभी इंडियंस के लिए, और एयरपोर्ट में ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। Right now situation is not good in Afghanistan. I hope next week inshallah everything will be okay. Right now all the country is involved in Afghanistan cases. Inshallah everything will be okay. भारत के अलावा और देश अपने दूतावासों को बंद कर रहे हैं और कर्मचारियों को वापस बुला रहे हैं। यानी हर देश को पता है कि तालिबान को फलने फूलने दिया गया तो एक न एक दिन उनके लिए भी मुसीबत खड़ी होने वाली है। कल अगर भारत के लिए मुसीबत खड़ी होगी तो 2 दिन बाद उनकी भी नींद उड़ने वाली है। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मैं प्रणय उपाध्याय का। लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, 2 दशक बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, करीब 2 दशक बाद, और जिस तरीके की स्थिति और तस्वीरें काबुल से नजर आ रही हैं लगातार, और राष्ट्रपति का ही देश छोड़कर चले जाना, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, ये एक लंबे अस्थिरता के दौर की तरफ इशारा कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अगर हम बीते 2 दशकों की बात करें, अमेरिकन फोर्सेस के अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद, ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान को नए सिरे से खड़े करने की कोशिश की गई। इसमें अमेरिका ही नहीं, इसमें भारत की भी बड़ी भूमिका थी। भारत ने करीब $120 मिलियन से ज्यादा की परियोजनाएं, विकास परियोजनाएं की, जहां अफगानिस्तान के संसद भवन को बनाने से लेकर सलमा डैम जैसी परियोजनाएं, डेरा ज़रांश जैसी सड़क परियोजनाएं, और इसके अलावा अफगान ट्रूप्स को ट्रेनिंग के लिए मदद करने, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 2011 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद अफगानिस्तान को मदद देने की कवायदें चली थी। इस तरीके से बहुत सारे देशों ने अफगानिस्तान की मदद की कोशिशें की, लेकिन तमाम वो चीजें जो है वो एक बार फिर जो है बैक टू स्क्वायर वन जिसे कहा जाता है, उस पर खड़ी नजर आ रही है। यानी 9 दिन चले और वही 2.5 कोस की तरह का हालात है। वापस उसी जगह पे अफगानिस्तान खड़ा नजर आ रहा है जहां 2001 में खड़ा हुआ था, यानी 9/11 से पहले। यानी कहा जाए कि काबुल के अंदर उस समय जब तालिबान का राज था, तो 20 साल बाद आज एक बार फिर तालिबान का राज काबुल के अंदर नजर आ रहा है। दूसरी बात, जहां तक अस्थिरता की बात की जाए, इस बात की आशंकाएं सबको है कि अगर एक कट्टर इस्लामिक एमिरेट वहां पर खड़ी होती है, जिहादी अगर मानसिकता के लोग अफगानिस्तान की सत्ता में आते हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर कुछ सेक्शंस हो सकता है कि वो एक फसाद बनाने की कोशिश कर रहे हों, एक चेहरा देने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि जिस तरीके के बयान ज़बीउल्लाह की तरफ से आए हैं, जिस तरीके से तालिबान के बयान आए हैं कि वो सबको सुरक्षा देना चाहते हैं, वो डिप्लोमेटिक मिशन को भी सिक्योरिटी देंगे, किसी के लोगों के पैसे असुरक्षित नहीं है, वहां पर लोग देश छोड़कर न जाएं। लेकिन जमीन पर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तालिबान लीडरशिप अपने लड़ाकों के ऊपर पूर्ण कंट्रोल रख पाएगी? जमीन पर कितने समय तक हालात स्थिर हो पाएंगे? ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये बंदूक की नोक पर किया गया टेक ओवर। जी प्रणय, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और इसका असर पहले क्या हुआ और अब क्या होगा ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में प्रणय, सवाल ये कि इसका भारत पर किस तरीके से और अलग देशों पर किस तरीके से असर पड़ सकता है? देखिए, जहां तक भारत पर असर की बात है, निश्चित रूप से भारत को एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हुआ है। इससे पहले जो सरकार थी वहां पर, अशरफ गनी सरकार हो, अहमद करजई सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अगर हो, तो भारत के पास में उसके साथ संपर्क था, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट थे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे। लेकिन अब वो एडवांटेज जाने के साथ साथ निश्चित रूप से इस बात की आशंकाएं बढ़ी हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? भारत की सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि कहीं अफगानिस्तान के घटनाक्रम, वहां की अस्थिरता का असर भारत के सुरक्षा हालात पर न पड़े। क्योंकि अगर भारत बहुत सारे लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अगर आ रहे हैं, भारत आना चाहते हैं सुरक्षित, तो ये भी एक तरीके से चुनौती है भारत की स्थितियों के लिए, क्योंकि भारत को इतने लोगों को और अकोमोडेट करना पड़ रहा है। इसके अलावा सुरक्षा की चिंताएं अपनी जगह है। अफगानिस्तान की अस्थिरता एक कंटिन्यूअस नेबर होने के नाते भारत को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। इसी प्रकार की चिंताएं उज्बेकिस्तान की भी हैं, ताजिकिस्तान की भी हैं, ईरान की भी कुछ चिंताएं हैं, रूस की भी चिंताएं हैं, यहाँ तक कि चीन को भी आशंकाएं थी। पाकिस्तान
निश्चित रूप से इस समय सबसे शायद मजबूत स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा होगा, क्योंकि तालिबान जिसे उसने खड़ा किया, जिस हसराजुद्दीन हक्कानी जैसे नेटवर्क जो तालिबानी गुट है उनको खड़ा किया, वो एक बार सत्ता में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी ये बरकरार है कि आखिर सत्ता में आने के बाद इस गुट की तस्वीर क्या होगी, ये अभी अस्पष्ट है। मुल्ला बिरादर, हैबतुल्लाह अख्तुमज़ादा या मुल्ला याकूब या मुल्ला अब्दुल यकीन गनी हकीम, ये तमाम जो लीडर्स हैं, किस तरीके से जो नेता हैं, वो कहाँ हैं, किस स्वरूप में होंगे और इनके बीच में पावर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अभी अनिश्चित है। तो इस बात की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबे अस्थिरता के दौर में या एक जो है सिविल वॉर के गर्त में अफगानिस्तान जाए और इसकी अस्थिरता का असर निश्चित रूप से भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों को भी झेलना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम अपडेट्स के लिए। और यही चिंता भारत समेत तमाम देशों को खाई जा रही है, जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा जमा लिया है अफगानिस्तान पर। सामरिक तौर पर ही नहीं, भारत का अफगानिस्तान में किया गया निवेश भी पानी में पड़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ सड़कों से लेकर डैम और संसद तक के निर्माण में भारत का निवेश है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा भारत के लिए चिंता का सबब है। 2 दशकों से भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 1996 से 2000 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व था, तब भारत ने काबुल से रिश्ते खत्म कर लिए थे। अमेरिकी सेना के आने के बाद अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार का गठन हुआ तो भारत फिर से काबुल में सक्रिय हो गया था। अफगानिस्तान में भारत के 400 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अफगानिस्तान में भारत के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट में काबुल में अफगानिस्तान की संसद है। इसके निर्माण में भारत ने लगभग 575 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में किया था और भारत अफगान मैत्री को ऐतिहासिक बताया था। इस संसद में एक ब्लॉक पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी है। अफगानिस्तान में सलमा डैम हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसे भारत अफगान मैत्री प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तालिबान इस पर भी कब्जा कर चुका है। ऐसी खबरें भी आईं कि बांध की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षाकर्मी भी तालिबानियों के हाथ मारे गए हैं। भारत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया है। ईरान के सीमा के पास जरान से लेकर डेलाराम तक जाने वाले इस हाईवे पर 15 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। ये हाईवे इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अफगानिस्तान में भारत को ईरान के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग देता है। जरांज डेलाराम के अलावा भी कई सड़क निर्माण परियोजनाओं में भारत ने निवेश कर रखा है। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर भारत के इन निवेशों का क्या होगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ा। अफगानिस्तान के कुछ नेता पाकिस्तान पहुंचे। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बयान। कहा, हम एक ऐसी जीत पर पहुंच गए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। अल्लाह के सामने विनम्रता दिखानी चाहिए। अब ये परीक्षा का समय है। हमारी जिम्मेदारी लोगों की सेवा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति कोर टीम के साथ देश छोड़कर कजाकिस्तान पहुंचे। गनी ने कहा, खून खराबा रोकने और शांति के लिए देश छोड़ने का फैसला लिया। तालिबान से सभी को साथ लेकर चलने की अपील की। रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी संयुक्त अरब अमीरात भागे। लगाया बड़ा आरोप। कहा, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हमारे साथ हाथ बांधकर हमें बेच दिया। अफगानिस्तान में उच्च परिषद राष्ट्रीय सुलह के प्रमुख अब्दुल्ला ने लोगों से शांत रहने और अफगान सुरक्षा बलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान का बयान। कहा, लूट और अराजकता रोकने के लिए काबुल में घुसे। पहले तालिबान ने जबरन काबुल में न घुसने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। स्थिति की समीक्षा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक। तालिबान ने अब्दुल्ला, हामिद करजई, उस्ताद सैयफ गुलबुद्दीन,
हिकमत यार और अन्य पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बड़ा बयान, कहा मैं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूं, लोगों से घरों में रहने की अपील की। अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए एक कमेटी बनाई गई, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अगुवाई करेंगे। ए अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमत यार भी कमेटी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान की नई सरकार पूर्ण तालिबानी सरकार नहीं होगी। उच्च परिषद राष्ट्रीय सुलह के प्रमुख अब्दुल्ला के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी। काबुल की सुरक्षा के लिए तमाम इलाकों में तालिबानी सुरक्षा बल तैनात, कई इलाकों में चोरी और लूट की भी खबरें। तालिबान ने कहा जल्द ही शहर में सुरक्षा बहाल की जाएगी। काबुल में तालिबानियों ने 3 नागरिकों को गोली मारी, कहा चोरी करके भाग रहे थे, कोई भी चोरी करेगा तो सजा मिलेगी। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल, अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट जाने से मना किया, कहा सुरक्षित जगहों पर शरण लें। काबुल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लोगों से घरों में रहने की अपील। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक रात के 9 बजे के बाद घरों से निकलने वालों को चोर माना जाएगा। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में लोगों में दहशत, बैंकों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बाहरी इलाकों में दिन भर हुई हिंसा के बाद 40 लोग अस्पताल में भर्ती, कई लोगों की हालत गंभीर। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने कैदियों को रिहा किया। पुल चरखी जेल से कैदियों के छोड़े जाने का वीडियो सामने आया। काबुल एयरपोर्ट से सभी यात्री उड़ानों पर रोक, सिर्फ सैनिक उड़ानों को इजाजत होगी, नाटो ने जारी किया आदेश। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट किया दूतावास। एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट जाने से मना किया, कहा सुरक्षित जगहों पर शरण लें। जर्मनी ने काबुल में अपना दूतावास बंद किया। जर्मन सेना ने 30 कमांडो भेजे दूतावास के कर्मचारियों और नागरिकों को लाने के लिए। तालिबान को लेकर दुनिया में खलबली, रूस अमेरिका भिड़े। रूस ने कहा अमेरिका के नाकाम प्रयोग का ये नतीजा है। तालिबान सरकार बनने से पहले ही विवाद शुरू, रूस और ब्रिटेन ने तालिबान को अफगान सरकार के तौर पर मान्यता देने से इनकार किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का ऐलान, कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री बोले शांति स्थापित करने की कोशिश जारी रखेंगे। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। अफगानिस्तान से आए लोगों ने एबीपी न्यूज पर घर परिवार छोड़ने का दर्द बयां किया, कहा स्थिति बेहद खराब है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के भाई जमील करजई भी एयर इंडिया के विमान से दिल्ली पहुंचे, बोले अशरफ गनी ने देश के साथ गद्दारी की, लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का बयान, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से झटका लगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने संसद में कम बहस पर चिंता जाहिर की, कहा बिना जरूरी बहस के बने कानून में स्पष्टता की कमी। सदन में होने वाली बहस की गुणवत्ता पर भी अफसोस व्यक्त किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस की चिंता पर जताई सहमति, कहा अब वरिष्ठ सांसद जूनियर सांसदों को संसद ठप कराने को कहते हैं। चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। राज्यसभा में हंगामे के मामले में सभापति वेंकैया नायडू से मिले सरकार के 7 मंत्री, विपक्षी सदस्यों के कथित उपद्रव को लेकर कार्रवाई की मांग की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में विपक्ष के व्यवहार को अभूतपूर्व और हिंसक बताया। आज से शुरू हो रही है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री अलग अलग इलाकों में सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों के 19,567 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले अखिलेश यादव के साथियों की भी यात्रा। महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी आज से बीजेपी हटाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करेगी। बलिया और पीलीभीत से होगा आगाज।
समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सवाल पर बोले पीएसपी प्रमुख शिवपाल यादव, 27 अगस्त को एबीपी न्यूज पर करेंगे प्लान का खुलासा। कहा, खुद सुन लेना क्या प्लान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज केरल दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर अब सामने आई। जोधपुर में जिला परिषद चुनाव में टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। धक्का मुक्की और गाली गलौज का वीडियो जमकर हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार आज खेला हुए दिवस मनाएगी। टीएमसी राज्य के कई स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को फुटबॉल बांटेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान खेला हुए टीएमसी का प्रमुख नारा रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और महाराष्ट्र राजनीति में इस बात से हड़कंप मचा। शिवसेना पर एनएचएआई के काम में दखल देने का आरोप लगा है। काम बंद करने की चेतावनी भी जारी की। नितिन गडकरी की चिट्ठी पर शिवसेना सांसद भावना गवली की सफाई। कहा, गडकरी साहब से मिलकर बातचीत करूंगी, उन्हें किसी ने गलत जानकारी दी। सरकार के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम का आपत्तिजनक ट्वीट। लिखा, अगर पाकिस्तान 15 अगस्त को विभाजन विभीषिका निंदा दिवस मनाए तब भारत आखिर क्या करेगा। संसद की लोक लेखा समिति के कश्मीर और लद्दाख दौरे का आज तीसरा दिन। पहाड़ी इलाकों में काफी ऊंचाई पर तैनात सेना के जवानों और अधिकारियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेने पहुंची है समिति। टीएमसी के सांसदों पर हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। अगरतला में गांधी जी की प्रतिमा के सामने जमकर किया प्रदर्शन। पंजाब में 20 करोड़ का अनाज घोटाला सामने आया। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के इंस्पेक्टर भांजे जसदेव पर लगा है आरोप। जसदेव सिंह फिलहाल लापता। जांडियाल गुरु के 8 गोदामों का इंचार्ज था ये। कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर का बयान। कहा, जसदेव सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं, न ही कोई संपर्क है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बिना नाम लिए पीएम मोदी का चीन और पाकिस्तान पर निशाना। कहा, आतंकवाद और विस्तारवाद को भारत दे रहा है करारा जवाब। लाल किले से पीएम मोदी ने न्यू इंडिया का रखा विजन। बोले, देश के बदलाव का सही समय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास भी जरूरी। 15 अगस्त को देश भर में मनाई गई आजादी की 75वीं वर्षगांठ। राज्यों की राजधानी में मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। सरहद पर जवानों का जोश हाई रहा। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में मना जश्न। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ के जवानों ने दिखाया जोश। श्रीनगर के लाल चौक पर भी मनाया गया आजादी का जश्न। कैंडल लाइट और म्यूजिक शो का हुआ आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में दिखा जवानों का जबरदस्त जोश। विक्टर फोर्स के मुख्यालय में 50 फीट का तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरनाम चड्डूनी के नेतृत्व में किसानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। कुरुक्षेत्र से शुरू हुई ये यात्रा। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का आज केरल दौरा। अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। पंजाब सरकार का कोरोना को लेकर बड़ा आदेश। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके या फिर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मिलेगी राज्य में एंट्री। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सेवा बहाल। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को यात्रा करने की अनुमति। यूपी में आज से 2 पालियों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। एक पाली में 50% छात्रों के शामिल होने की इजाजत। कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों और टीमों को अशोक होटल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा भी मौजूद थे। अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक होने वाली है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ही करेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ा अपडेट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की और शाम 7:30 बजे ये अहम बैठक होगी।
प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में? देखिए, अफगानिस्तान के हालात के ऊपर बैठक बुलाई गई है। रूस ने इस चीज की मांग की थी। अन्य सिक्योरिटी काउंसिल के देशों की भी चिंताएं थी। विदेश मंत्री भारतीय प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए न्यूयॉर्क में पहले से मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान में बीते 24 घंटों के दौरान घटनाक्रम बदला है, उसके बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रतिभा, बड़ा सवाल इस चीज को लेकर भी होगा कि अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, किस तरीके से अफगानिस्तान की बात रखी जाएगी, या ये अफगानिस्तान की मौजूदगी के बिना, ये अफगानिस्तान के पक्ष के बिना अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। तीखा बयान रूस की तरफ से आया था कुछ एक दिन पहले, जिसके अंदर कहा गया था कि अमेरिका के कारण, अमेरिकी अप्रबंधन के कारण जिस तरीके के हालात वहां पैदा हुए हैं और जिस स्थिति में अफगानिस्तान है, जिस मैस में अफगानिस्तान फिलहाल नजर आ रहा है, उसके पीछे अमेरिकी नीतियां जिम्मेदार हैं। सवाल अमेरिका के भीतर भी उठ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन ने डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अनंत काल तक अफगानिस्तान में नहीं रह सकता था, उससे बाहर निकलना था, और अमेरिका ने पूरी मदद की अफगान सेनाओं को खड़ा करने के लिए, उनकी मदद के लिए। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लड़ाई की तो इसके लिए अमेरिका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण और काफी संवेदनशील होने वाली है ये बैठक, जो भारत की अध्यक्षता में होगी। और ये ऐसा पहली बार होगा कि शायद किसी एक मुद्दे के ऊपर, अफगानिस्तान जैसे मुद्दे के ऊपर महज 15 दिन के अंदर 2 बार इस तरीके से सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई। ठीक है प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं। तस्वीरों में इस वक्त आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जी ने भारतीयकरण को एक नई परिभाषा से गूंथा था। वे मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम ही है भारतीयकरण। माननीय उपराष्ट्रपति इस समय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, अटल जी मानते थे कि पर को स्व का स्वरूप देने का नाम ही है भारतीयकरण। ये कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है। अपने आदर्श और कई अवसरों पर उन्हें अपना अभिभावक मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री इस समय उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो सदैव अटल स्मारक पर मौजूद थे पीएम, साथ ही राष्ट्रपति भी थे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। अब आपको कुछ खास लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने तालिबान का राज देखा और झेला भी है। साल 2000 यानी जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, उस समय भारत आए हरि सिंह, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, साथ ही कंवलजीत सिंह भी आए। हमारे साथ 2 और खास मेहमान भी हैं। अफगानिस्तान से साल 2015 में आए अहमद मसूद और अहमद सुल्तान। तो सबसे पहले हरि सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले हरि सिंह जी, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आपने बताया कि आप साल 2000 में वापस आए और अमेरिका का आना लगभग उन्हीं दिनों हुआ। उससे पहले तालिबान का किस तरीके का कहर आपने झेला, आपके लोगों ने झेला, और वहाँ कैसा माहौल था? हाँ जी, होया उसमें। अच्छा, अब फिर गया ईरान। साढ़ा बच्चे में ख़तरा हुआ, ईरान गए, जैदान में होता है गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में 1 साल वहाँ पर है।
फिर वापस से इंडिया भेज दिया, कौंसल करे इंडिया भेज दिया। जी कंवल जी, अगर आप मुझे समझा सकें एक बार कि हरि सिंह जी ने क्या बताया। आप लोग चूंकि साल 2000 में यहाँ आए, आप लोगों ने तालिबान का राज देखा, क्या वजह रही कि आप भारत आए? कैसे हालात थे उन दिनों अफगानिस्तान में? मैम वहाँ हम बिल्कुल सेफ़ नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। जो हालात ऐसे हुआ कि मतलब हमें घर दुकान वगैरह सारा छोड़ के आना पड़ा। रातों रात हम निकले वहाँ से, बिल्कुल हम ईरान गए, ज़ैदान, उधर से ईरान गए, 1 साल भी वहीं पे रहे। उन्होंने कहा मतलब हम आपको कहाँ जाना चाहोगे आप? हमने तो बोला था कि मतलब कनाडा। उन्होंने कहा 1-1.5 साल में होगा, लेकिन साल भर में फिर उधर के जो सरकार थी हमें मतलब छोड़ नहीं रहे थे, उन्होंने हमें यहाँ इंडिया भेज दिया। हालात बहुत ख़राब थे, मतलब हमारे बच्चे गुरगा पहन के पहले तो जा ही नहीं सकते थे, गुरुद्वारे तक भी हम बहुत मुश्किल से जाते थे। कंवल जी, महिलाओं के लिए कैसा माहौल था वहाँ पर? बिल्कुल मैडम, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, ना किसी से बात करना, ना कुछ। जो होता था घर पे ही करो, एक दूसरे के घर पे जा नहीं सकते थे, ना हम गुरुद्वारे जा सकते थे। तो हालात बिल्कुल कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो कंवलजीत जी, जब आपका वहाँ से भारत आना हुआ तो उस समय भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तालिबानी लोगों की तरफ से भी बहुत तरह का दबाव रहा होगा, तो कैसे उस वक्त से आपने खुद को निकाला? मैम बहुत हालात बहुत ख़राब था। हमारी सिस्टर हुआ करती थी, 2 सिस्टर थी, तो बहुत मतलब तनाव था कि हमें कह रहे थे कि मतलब कि हम इनको ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था, तो हम रातों रात ऐसे निकले कि पूछो मत। रातों रात निकल गए हम वहाँ से, सीधा ज़ैदान गए, ज़ैदान से फिर ईरान। जी कंवल जी, मैं आपसे भी आगे बात करूंगी, लेकिन कुछ और मेहमान चूंकि हमारे साथ मौजूद है तो उनका भी रुख करना ज़रूरी है। अफगानिस्तान से आए अहमद मसूद और अहमद सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सुल्तान, ये बताइए कि कैसी स्थिति थी अफगानिस्तान में और आप कब लौटे, क्यों लौटे भारत? सबसे पहले जब साल 2015 में हमने तय किया, जब उस टाइम गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो करज़ई का गवर्नमेंट था उससे पहले, तो 2014 के बाद गवर्नमेंट में ऐसे ही कुछ हो गया कि पार्टीशन हो गया 2 कम्युनिटी के बीच, और वहाँ पे ऐसे 2 अलग अलग हो गए और चाहते थे कि एक ही इलेक्शन में जीते। लेकिन उस टाइम अमेरिका ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। फिर दोनों के बीच में अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच में ऐसे कुछ उन्होंने ऐसे कुछ बना दिया कि लाइक 50-50 गवर्नमेंट हो जाए। तो उस टाइम वहाँ पे हम काबुल में रहते थे, और एक्चुअली मैं वहाँ पे पढ़ाई भी करता था और मैं जॉब भी करता था वहाँ पे। तो मैं था 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में था। तब जैसे हमने हालात को देखा कि हम जैसे यहाँ पे पढ़ लेंगे और काम कर लेंगे, तो जितना भी हमारे एज आगे बढ़ जाएगा तो सब वेस्ट जाएगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वो सब हो गया, और हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे वहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएट हो गया, लेकिन उनको डिग्री नहीं मिला। और वहाँ पे उस टाइम किडनैपिंग ये सब कुछ, ये सारा प्रॉब्लम था। फिर भी कुछ लोग वहाँ पे स्ट्रगल करके फाइट करके अपने पढ़ाई ये सब कुछ कर देते, लेकिन बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल। यानी हालात जो थे सुल्तान, वो जानकारी के मुताबिक भीड़ को काबू में पाने के लिए और शांत करने के लिए अमेरिकी सेना को ये फायरिंग करनी पड़ी। आपको ये भी बता दें कि काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल फिलहाल अमेरिकी सेना ने अपने हाथ में ले लिया है। अब तक 60 से ज़्यादा देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने की मांग की गई है।
तो अफगानिस्तान में हाल किस तरह बेकाबू हो चुके हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो साल 2000 और 2015 में अफगानिस्तान से भारत वापस आ गए थे। हरी सिंह जी, कंवलजीत सिंह जी ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही अहमद मसूद और अहमद सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद मसूद का मैं रुख करना चाहूंगी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि अभी अफगानिस्तान में क्या आपका कोई जान पहचान का कोई परिजन, कोई रिश्तेदार अभी भी वहां पर है, और अगर है तो वहां पर किस तरीके के हालात है, क्या बता रहे हैं वो आपको? वहाँ पर बहुत ख़राब है वो हालात। मेरे आंटी है और अंकल ये सब है। मैंने 2-3 दिन पहले बात किया था, तो हालात बहुत ख़राब है। मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये नतोड़ और ये चीज़ें के इशू है, और सब घर पे बैठे, ये सब के इशू है। क्या घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो लोग? क्या बता रहे हैं, बाहर कैसी हालात कैसे हैं? मतलब जो लड़की अगर बाहर निकल रहा है तो उसके साथ एक लड़का भी निकलना चाहिए। तो अगर लड़का नहीं निकला तो लड़की को ऐसे मारता है या ऐसे कुछ करते हैं। तो हमारे साथ मेहमानों का ये खास पैनल मौजूद था। ये लोग अफगानिस्तान से वापस आए थे और वहाँ पहले क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद तालिबान ने कहा कि वो लूटपाट और अराजकता रोकने के लिए काबुल में घुसे हैं। राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबानियों का कब्जा। उन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें जारी की। हालांकि पहले तालिबान ने कहा था कि हमारे लड़ाके जबरन काबुल नहीं आएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि खून खराबा रोकने और शांति के लिए देश छोड़ना पड़ा। गनी ने कहा है कि तालिबान हथियार के दम पर मुझे हटाना चाहता था। अगर ऐसा होता तो 60 लाख की आबादी वाले काबुल में बड़ी तबाही होती, लोग मारे जाते। राष्ट्रपति गनी के तजाकिस्तान जाने की खबर सामने आई। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अफरा तफरी का माहौल। बैंकों से पैसे निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। काबुल के बाहरी इलाकों में कल दिन भर हुई हिंसा में तकरीबन 40 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है। तो वहीं काबुल की सड़कों पर ट्रैफिक जाम नजर आया, तो एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वालों की भीड़ भी उमड़ती नजर आई। तालिबान ने अगले राष्ट्रपति के तौर पर संस्थापक सदस्यों और मुल्ला उमर के करीबी रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम आगे किया है। बरादर ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को शांति का भरोसा दिलाया। हालांकि तालिबान की वापसी के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और आजादी को लेकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच एयर इंडिया का विमान काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इन यात्रियों में राजनयिक और अधिकारी शामिल। आपको बता दें कि तकरीबन 1 घंटे तक हवा में मंडराने के बाद भारतीय विमान को काबुल में लैंड कराने की अनुमति मिली। विमान के पायलट ने रडार को बंद कर दिया ताकि हवा में उसे कोई निशाना न बना सके। बड़ी खबरों के बाद अब जानते हैं ऐसी खबरें जिनका सरोकार पूरे देश से है। देश भर में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत का सिलसिला जारी है। आज सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को नाश्ते का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। देश भर में होने वाली इस यात्रा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 39 नए मंत्री शामिल होंगे। ये सभी मंत्री सरकार की उपलब्धियों और गरीबों के लिए किए जा रहे काम को जन जन तक पहुंचाएंगे। 19 राज्यों की 212 लोकसभा क्षेत्रों से यात्रा निकलेगी। यात्रा में आज से 18 अगस्त तक राज्य मंत्री, 19 से 21 अगस्त तक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसके जरिए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मिजाज भांपने की कोशिश हो रही है। पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अर्जी देने वालों ने सुप्रीम कोर्ट से जासूसी के आरोपों की जांच का आदेश देने की मांग की है। कोर्ट में आज केंद्र सरकार कोर्ट अपना रुख साफ करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि केंद्र का जवाब सुनने के बाद ही नोटिस जारी करने पर औपचारिक फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने संसद में कम बहस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिना जरूरी बहस के बने कानून में स्पष्टता की कमी होती है। बहस के अभाव में जज कानून की ठीक भावना को समझ नहीं पाते और ये नहीं जान पाते कि कानून बनाते समय संसद की भावना क्या थी।
चीफ जस्टिस ने सदन में होने वाली बहस की गुणवत्ता पर अफसोस जताया। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर आज श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर अटल समाधि पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली की कुछ अहम खबरें तेज रफ्तार में। दिल्ली मेट्रो ने पिंक लाइन पर पहली और आखिरी ट्रेन की टाइमिंग में फेरबदल किया है। ये नया समय आज से 10 सितंबर तक लागू रहेगा। डीएमआरसी ने ट्विटर पर लिखा है कि मजलिस पार्क शिव विहार से पहली मेट्रो सुबह 6 की जगह 6:30 बजे शुरू होगी। इसी तरीके से दोनों ही की ओर से आखिरी मेट्रो सेवा रात 11 बजे की जगह रात 10 बजे तक रहेगी। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में पुलिस ने चाबी वाले इंस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 30 लाख की ज्वेलरी और लॉकर तोड़ने वाले हथियार भी बरामद किए गए। पूछताछ में पुलिस टीम को पता चला कि ये लोग साइकिल से दिन में चाबी वाला बनकर घूमते थे और हाउस वाइफ को शिकार बनाते थे। दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 8 में 4 मंजिला होटल कृष्णा में आग लगने से भारी नुकसान की खबर। आग की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग ने जान बचाने के लिए होटल की बालकनी से रस्सी के सहारे छलांग लगाई। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी अहम खबरें जान लेते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियों में तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले एसपी की सहयोगी पार्टियां भी आज से यात्रा निकालेंगी। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और महान दल की आज से बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। यात्रा के जरिए विपक्ष यूपी में किसानों की समस्या, बेरोजगारी और फर्जी मुठभेड़ का मुद्दा उठाएगी। यूपी में कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चलाने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक विधानसभा भवन में होगी, जिसमें सीएम योगी के साथ सभी दलों के विधानमंडल दल के नेता शामिल होंगे। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पास करा जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। यूपी में कोरोना की वजह से बंद स्कूल आज से खुल रहे हैं। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के छात्र ही 2 पालियों में स्कूल जा पाएंगे। एक पाली में 50% छात्रों की उपस्थित होने की अनुमति है। इस दौरान स्कूलों को अनिवार्य तौर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। क्लास हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही लगेंगी। बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। बरेली में बीए की छात्रा के धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया। छात्रा के माता पिता ने लगातार धमकियां मिलने का आरोप लगाया। छात्रा के घर पर लगा मकान बिकाऊ होने का बैनर। परिवार का आरोप, बेटी का अपहरण कर जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन। छात्रा ने वीडियो जारी कर कहा, अपनी मर्जी से धर्म बदला, ससुराल वालों को परेशान न किया जाए। 10 दिन बीतने के बाद भी अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं है। पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी है। यूपी में गंगा नदी का कहर जारी। वाराणसी में गंगा और वरुण नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। गंगा किनारे के बने घाट पानी में डूबे। मणिकर्णिका घाट पर पानी भरने से अंतिम संस्कार में दिक्कतें हो रही हैं। अयोध्या में भी सरयू नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू का जलस्तर और बढ़ने के आसार हैं। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं बिहार, जहां बाढ़ की नई तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात काफी खराब। मोतिहारी जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने तांडव मचाया है। खेतों में फसलें डूब गई और बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। मोतिहारी के छौरादानों में पुल के ध्वस्त होने के बाद बाजार, रेलवे स्टेशन और कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोजपा सांसद चिराग पासवान इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर हैं। इसी बीच चिराग तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों के बीच राहत का सामान भी बांटा और बाढ़ से मरने वालों के परिवार से भी मिले। राहत सामग्री लेने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। कल तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर का जायजा लिया था। अब खबर पंजाब से, जहां कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। दूसरी ओर अनाज घोटाले पर सियासत तेज हो गई है।
पंजाब में कैप्टन सरकार पर बड़े अनाज घोटाले का आरोप है। करीब 20 करोड़ के सरकारी गेहूं के गबन का आरोप कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के इंस्पेक्टर भांजे जसदेव पर लगा है आरोप। घोटाले के बाद आरोपी जसदेव सिंह दुबई फरार। भांजे पर आरोप लगने के बाद कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर का बयान, कहा जसदेव सिंह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही कोई संपर्क है। पंजाब ने राज्य में प्रवेश के लिए टीकाकरण या नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया। पूर्ण टीकाकरण करवा चुके या आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने वालों को ही आज से प्रवेश की इजाजत होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। पंजाब ने पड़ोसी राज्य हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आने वालों की कड़ी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में पिछले हफ्ते संक्रमण दर 0.2% हो गई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। चलिए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों पर, जहां सियासत में एक बार फिर खेला हुबे की हो गई है एंट्री। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार आज से खेला हुबे दिवस मनाएगी। टीएमसी खेला हुबे दिवस उन फुटबॉल प्रशंसकों की याद में मनाएगी जिनकी 1980 में एक मैच के दौरान भगदड़ में मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में खेला हुबे टीएमसी का चुनावी नारा भी रहा। बीजेपी ने टीएमसी के इस आयोजन का विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि मुस्लिम लीग ने 1946 में इसी दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और अब खेला हुबे दिवस के जरिए टीएमसी अन्याय और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देना चाहती है। कोलकाता में मेट्रो सेवा की टाइमिंग आज से 1 घंटे और बढ़ा दी गई है। अब रात 8 बजे की जगह 9 बजे आखिरी ट्रेन स्टेशनों से रवाना होगी। यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए मेट्रो का समय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही पीक आवर में हर 5 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी। अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सियासत से लेकर कुदरत तक मौसम दोनों बदल रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल श्रीनगर के हरि पर्वत किले पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया। इस झंडे की लंबाई 36 फीट और चौड़ाई 24 फीट है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये 100 फीट ऊंचा तिरंगा जम्मू कश्मीर को समर्पित किया गया है। इसके अलावा पहली बार केंद्र शासित प्रदेश की सभी बिल्डिंग और स्कूलों पर भी झंडा फहराया गया। संसद की लोक लेखा समिति के कश्मीर और लद्दाख दौरे का आज तीसरा दिन। पहाड़ी इलाकों में काफी ऊंचाई पर तैनात सेना के जवानों और अधिकारियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेने पहुंची है समिति। कल समिति ने द्रास स्थित सेना के कुछ प्रतिष्ठानों और बटालियंस का दौरा किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति शनिवार को श्रीनगर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास फिर बदला मौसम। भारी बर्फबारी से कई फीट बर्फ की मोटी चादर जमी। हालांकि अचानक बदले इस मौसम से अभी तक जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। पिछले दिनों अमरनाथ गुफा के पास ही अचानक बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। तो देखिए, अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल पूरी तरीके से हो चुका है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आगे आखिर होगा क्या? कौन होगा तालिबान का चेहरा? किसके हाथ में होगी करोड़ों लोगों की जिंदगियां? आखिर तालिबान इतना मजबूत हो कैसे गया कि पूरी दुनिया के सामने सबसे ताकतवर देशों को उसने पीछे छोड़ दिया है? आखिर कैसे सबसे ताकतवर देशों की फौज ने भी अपने हाथ खींच लिए? ये चेहरा आज की तारीख में दुनिया भर में चर्चा के केंद्र में है। अब अफगानिस्तान की कमान इसी शख्स के हाथों में है। नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उम्र 53 साल, परिचय तालिबान का संस्थापक सदस्य और वर्तमान में अंतरिम तालिबान सरकार का प्रमुख। लेकिन इसका ताज़ा परिचय ये है कि अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। रविवार को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब वहां नई सरकार को लेकर कवायदे तेज हो गई हैं। ऐसे में तालिबान के सबसे ताकतवर चेहरे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अफगान की कमान संभालने की रेस में बरादर क्यों आगे है, उसकी बात करें उससे पहले तालिबान के मौजूदा 5 बड़े चेहरों के बारे में जान लीजिए। हैबतुल्ला अखुंजादा 2016 से तालिबान का प्रमुख। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य। मुल्ला मोहम्मद याकूब डिप्टी चीफ तालिबान मुल्ला उमर का बेटा। सिराजुद्दीन हक्कानी डिप्टी चीफ तालिबान हक्कानी नेटवर्क का चीफ। अब्दुल हकीम हक्कानी वार्ता टीम का प्रमुख।
वैसे तो ये 5 बड़े चेहरे हैं, लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद बरादर का कद सबसे बड़ा हो गया है। बरादर ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों के लिए बयान जारी करते हुए कहा है, तालिबान प्रमुख रहे मुल्ला उमर के बेहद करीबी माने जाने वाले बरादर का कद इस बात से भी समझा जा सकता है कि बीते दिनों सत्ता परिवर्तन की आहट के बीच बीजिंग जाकर चीन के नेताओं से मुलाकात करने वाला भी बरादर ही था। 1978 में जब सोवियत के खिलाफ तालिबानियों ने गोरिल्ला वॉर छेड़ा था, तब बरादर उसमें सक्रिय था। सोवियत सेना की वापसी के बाद बरादर का कद बढ़ता गया। उसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर कई मदरसे बनाए, जहां तालिबान लड़ाके तैयार किए गए। 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी, तब भी बरादर की अहम भूमिका थी। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद बरादर को भागना पड़ा। 2010 में बरादर की कराची से गिरफ्तारी हुई। शांति वार्ता के लिए 2018 में बरादर को रिहा करना पड़ा। इसके अलावा तालिबान को आर्थिक रूप से मजबूत करने के पीछे भी बरादर की बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति और आगे क्या परिणाम होंगे तालिबान के टेक ओवर के बाद, इस पर बात करने के लिए जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जगविंदर, चूंकि आपने अफगानिस्तान को बहुत करीब से देखा है, समझा है और कवर तक किया एक्सटेंसिवली, तो आप बेहतर समझ पाए होंगे कि जो मौजूदा स्थिति है ये किस ओर ले जा रही है। देखिए, मौजूदा स्थिति जो इस ओर ले जा रही है, यहाँ हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। अगर आप देखें कि जब रशिया ने अफगानिस्तान को छोड़ा था तो सेम यही हालात बन गए थे। मैं आपको बताता हूं कि 1987 में नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया था रशिया की तरफ से, और उन्होंने 1992 तक राज किया। जब 1992 में रशिया वापस चला गया, रशिया में विद्रोह हो गया, पैसा आना अफगानिस्तान को बंद आ गया, हथियार आना बंद हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि नजीबुल्लाह के खिलाफ सिविल वॉर छिड़ गई और नजीबुल्लाह को जो है वो काबुल का बुचड़ कहा जाने लगा। और ये कहा जाने लगा कि इस राष्ट्रपति को हटाना है। और इस पूरे समीकरण के बीच में दो बड़े नाम उभर कर आए थे उस वक्त, और वो थे अजहर मसूद जो कमांडर हुआ करते थे, और दूसरा नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी का। इन दोनों नेताओं ने मिलकर, जो दोस्तम थे, वो कमांडर हुआ करते थे नजीबुल्लाह के, उन्होंने उनको अपनी तरफ मिला लिया और सिविल वॉर छिड़ गई। जो 4 साल 92 से लेकर 96 तक का दौर रहा वो सिविल वॉर में गुजरा। रब्बानी को प्रेसिडेंट बना दिया गया और नजीबुल्लाह को मारे मारे ढूंढने लगे ये सब लोग, यहां तक कि काबुल एयरपोर्ट को सीज कर दिया गया था। और काबुल एयरपोर्ट पर तमाम दोस्तम के 1500 तकरीबन लड़ाके लगा दिए गए थे ताकि वो भाग ना पाए। 4.5 साल तक काबुल के यूएन हेडक्वार्टर में रहते रहे नजीबुल्लाह, और वो भारत भागना चाहते थे लेकिन भारत उनको आने नहीं दिया गया। 96 में जब तालिबान का राज हुआ तो इन्होंने यूएन के हेडक्वार्टर से निकालकर नजीबुल्लाह और उनके भाई को मारा, उनको पूरी काबुल की सड़कों पे घड़ीसा गया, और उसके बाद उनके शव को जो है वो राष्ट्रपति भवन के सामने एक चौराहा होता था, वहां बाजार के बीच में लटका दिया गया। अशरफ गनी को यह पता था कि इस तरह का खून खराबा अब भी हो सकता है। अगर आप 48 घंटे पहले अशरफ गनी की स्टेटमेंट देखें राष्ट्रपति के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और हम इस तरह से सरेंडर नहीं करेंगे, काबुल पर कब्जा नहीं करने देंगे। मेरे ख्याल ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जो उनको पश्चिमी देशों ने कहा होगा कि आपको निकलने के लिए अब इस तरह से रणनीति बनानी होगी ताकि तालिबान ये समझे कि आप डटकर मुकाबला करेंगे, काबुल में आपकी फोर्सेज उनका मुकाबला करेंगे और आप वहां से निकल लें। तो इसलिए वो तजाकिस्तान जहां गए हैं, तजाकिस्तान का बॉर्डर उत्तर अफगानिस्तान जो है उसके साथ लगता है, केवल आमू रिवर को क्रॉस करना पड़ता है। और जब मैं पहली बार 2001 में वहां गया था तो इसी तजाकिस्तान की दुशांबे में राजधानी है, वहां से हम ख्वाजा बहुद्दीन जो उत्तर पश्चिम का पूर्व का इलाका है, वहां से हम एंटर किए थे। तो ये पूरे समीकरण जो तजाकिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, सबसे बड़ा सेफ हेवन तुरंत यही हो सकता था अशरफ गनी के लिए। जी जगविंदर, बहुत ही बारीकी से आपने सारा समीकरण समझा दिया। हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़े। और तालिबान देखिए, चारों तरफ एक ही आवाज सुनने को मिल रहा है, लेकिन आखिर ये तालिबान है क्या और कैसे इतना ताकतवर हो गया? तालिबान की पूरी कहानी आप देखिए। ये नया तालिबान है, ये पहले से ज्यादा ताकतवर तालिबान है। आज का तालिबान पहले से ज्यादा अमीर है। अमेरिकी और नाटो सेना से 20 साल से जंग के बाद आखिरकार तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। लेकिन तालिबान के सफर को समझने के लिए आपको आज से करीब 40 साल पीछे चलना होगा। 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ रूस का कब्जा था, जिसके खिलाफ मुजाहिदीन कहे जाने वाले हथियारबंद लड़ाकों ने करीब 9 साल तक गोरिल्ला युद्ध लड़ा। इस दौरान अमेरिका पर मुजाहिदीन की मदद का आरोप लगा।
खैर 1989 में सोवियत सेना के जाने के बाद 1992 तक अफगानिस्तान में गृह युद्ध के हालात बने रहे। 1994 आते आते तक मदरसों के छात्रों का एक ग्रुप तैयार होने लगा जो अफगानिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए लड़ने की बात करता था। नाम था तालिबान। पश्तून भाषा में तालिबान तालिब शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है छात्र। ये सुन्नी मुसलमानों का एक ऐसा गुट था जो अफगानिस्तान को इस्लामी कानून के मुताबिक चलाना चाहता था। तालिबान को खड़ा करने के पीछे मुल्ला उमर सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। 1996 तक काबुल पर तालिबान का कब्जा होता गया और उन्होंने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात नाम दे दिया। 1998 तक अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। तालिबान ने सिनेमा पर पाबंदी लगा दी, मर्दों को दाढ़ी कटवाने पर रोक लगा दी, गुनहगारों को इस्लामी कानून से सजा दी जाती, औरतों के लिए पर्दा वाजिब कर दिया गया। सार्वजनिक तौर पर तालिबान की तरफ से सजा दिए जाने की तस्वीरों से दुनिया सिहर उठी। इसी बीच 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी। अब एक बार फिर जब तालिबान की वापसी हुई है तो लोगों में खौफ का माहौल है। खासकर महिलाओं को डर है कि वो घरों की दहलीज तक कैद हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान यूथ के प्रतिनिधि रह चुकी आयशा खुर्रम ने भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए आशंका जताई है कि तालिबान के आते ही महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा चोट पड़ सकती है। Who were in their final semesters of study, they might not even graduate and see their graduations. A lot of young women in Herat province, they reported that some of female students were not allowed to enter the university. Taliban did not allow them, and regarding the status of women under their rule, and then they will decide whether women can go to schools or workplaces. So the future, the survival, all of these things are the primary concerns of Afghans right now. तो अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब है और इसको और कौन बेहतर समझा सकता है उनके अलावा जो खुद अफगानिस्तान में रहे हैं, जिन्होंने तालिबान का राज अपनी आंखों से देखा है। हमारे साथ मौजूद है अफगानिस्तान से आई महिलाएं दीप कौर, हरिंदर कौर, साथ ही आपको बता दें ट्रांसलेटर के तौर पर हमारे साथ कंवलजीत जी भी हैं जो बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, और फ्रीलांस जर्नलिस्ट अहमद शीर बख्शी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले हरिंदर जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि आप लोग साल 2000 में, जितना मुझे मालूम है, आप 2000 में यहाँ वापस भारत लौट आए थे। आपने भी देखा कि वहाँ किस तरीके के हालात थे, आपने खुद क्या कुछ फेस किया अफगानिस्तान में? कंवल जी, अगर आप सवाल उनको बता सकें और वो जो कहें आप समझा सकें तो। ये हालात के हालात ना कि 2000 के समय ओले हालात के होना सड़ा ते डर हां सड़ा ते डर और तालिबान ने भी सड़ा ते मुसलमानों ने भी सड़ा ते डर। वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा। हम घर से नहीं निकल पाते थे, घर में बंद जैसे जेल में थे वैसे ही रहना पड़ता था, गुरुद्वारे भी नहीं जा सकते थे। क्या घर के बाहर हमेशा ऐसे हालात रहते थे? हाँ जी। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं दीप कौर। दीप, चूँकि वहाँ पे हालात इस कदर ख़राब रहे 2001 से पहले, लोग कहते हैं कि बिना बुर्का के वहाँ महिलाएं निकल नहीं सकती थी। ऐसे में कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वहाँ? नहीं कर सकता खलो कंवल जी, आप अगर सवाल उनको दोहराकर आप पूछ सके। बोगरा पहनदा सी, हाँ साचे बोगरा पहनदा सी, ऐसा आँख ना के ना निकल ना सकता सी, गुरुद्वारे में ना गा सकता सी। सारा तो बहुत डर हा कि वो हालात गया उसके बाद कि हुकूमत बैठे भी सारा तो वटे सटे नहीं। दीप से हम समझेंगे कि वहाँ के हालात क्या थे और बुर्का पहन के जो नहीं निकलता था उनके साथ क्या होता था। हमारे साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट अहमद बशीर बख्शी भी हैं। अहमद बशीर, चूँकि जब किसी चीज़ की वहाँ आज़ादी थी ही नहीं, ऐसे में अगर पत्रकार होने के तौर पर आपने वहाँ क्या कुछ देखा, पत्रकारिता की बात करें तो वहाँ कैसा माहौल रहा हमेशा? अभी जो माहौल है वहाँ पे माहौल बहुत सारा बुरा हालात है। जैसे हम वहाँ पर देख रहे हैं कि तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा किया। जो अभी रिसेंटली 2 स्टेट बचा था, काबुल और पंजशेर,
कि अभी फ़िलहाल रिसेंटली काबुल को भी कब्ज़ा किया है, सिर्फ पंजशेर स्थित बचा है। और काबुल ये पाकिस्तानियान है ये और तालिबान ने ये अफवाहें फैलाए कि जो 12 साल से एज के जो लड़की है उससे अबव और 45 से नीचे जितने भी लड़की मिलता है उसको पकड़ के हम अपने निकाह में लाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक कुछ प्रूफ है जो तालिबान ने हर घर में गया है और वहाँ से जो लेडीज़ है, बच्ची है, मतलब महिलाएं हैं 12 से अबव और 45 से नीचे, उसको बेहोश करके उसको ताबूत में रखा है और उसको पाकिस्तान डिलीवरी कर रहा था कि ये फिर रास्ते के बीच में ये कैप्चर हुआ और ये पकड़ लिया। और उसके साथ साथ अभी किसी को पढ़ाई करने का अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं और सारे घर में बैठ गए, सब क्लोज़ अप हो चुका है। और एक और वो है कि डॉक्टर अब्दुल्ला और करज़ई जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान है, और अब्दुल्ला और मुल्ला बरादर मोहम्मद एक स्टेटमेंट दिया है कि अफ़गानिस्तान का ये जो काबुल स्टेट है हम सेफ्टी के लिए, मतलब सेफ्टी का हम वो दे रहे हैं, स्टेटमेंट दिया है कि हम सेफ्टी के लिए गारंटी दे रहे हैं कि सेफ आप सब लोग सेफ हो। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है कि अगर आप लोग से तालिबान के नाम पे कोई लूटता है या ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ करता है तो आप लोग इस नंबर में कांटेक्ट कर दीजिए। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये मतलब सच बात हो, क्योंकि ये तालिबान जो आप कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत संगीन हो जाता है कि छोटी बच्चियां जो 12 साल से ऊपर 35 साल से कम की महिलाएं हैं उनको जोर ज़बरदस्ती के साथ बंद कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसको फिर आगे किसी और देश भेजा जाता है, अपने आप में बहुत संगीन हो जाता है। कंवलजीत जी, इससे पहले हमने सवाल पूछा था दीप कौर जी से, अगर आप उनका जवाब हमें बता सकें, क्या कहा उन्होंने? मैम, इनका ये कहना है कि मतलब तालिबान का जो टाइम था उस समय भी मतलब ये घर से तो निकल नहीं सकते थे, अगर ना गुरुद्वारे जा सकते थे, फिर भी गुरखा तो ये पहनते ही थे, ये सच है कि गुरखा पहनते थे। और उसके बाद भी जब वो तालिबान की हुकूमत गई, जब बैठे थे तब भी मुसलमान जब ये गुरुद्वारे जाते थे उस समय थोड़ा बहुत छूट मिला था। जब गुरुद्वारे जाते थे या किसी के घर जाते थे तब भी उन पे पत्थर फेंका जाता था, थूका जाता था, मतलब सेफ तब भी नहीं थे और अब तालिबान के टाइम में तो बिल्कुल नहीं थे। जी ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि वहाँ जो हालात हैं वो पूरी तरीके से अगर कोई समझा सकता है अच्छे तरीके से तो वो आप ही हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रणय भी जुड़ गए हैं। प्रणय, यूएनएससी की बैठक होने वाली है, अहम बैठक, क्या इसमें आज कुछ क्या अहम चीज़ों पर बातचीत हो सकती है? और साथ ही ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आखिर जो ट्रीटी 2001 में बनी थी, वो ट्रीटी जिसमें अमेरिका की दखलंदाजी हुई थी अफगानिस्तान में, वो कौन सी ट्रीटी थी और अब फिर उसी ट्रीटी के तहत वो कैसे वापस हो रहे हैं? देखिए, नेटो के तहत ये कार्रवाई की गई थी जब अमेरिका ने जो है कार्रवाई की थी अफगानिस्तान के अंदर। 9/11 के बाद में अमेरिका दाखिल हुआ और नेटो में, चूंकि नेटो की जो ट्रीटी है उसके मुताबिक अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो उसे सब देशों पर हमला माना जाता है और एक कलेक्टिव रिस्पांस जो है वो दिया जाता है। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ट्रूप्स थे वो अफगानिस्तान में मौजूद रहे, लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमत भी बढ़ने लगी। ये साफ होने लगा था, अगर हम जनरल पेट्रियस जो कि CIA के चीफ भी रहे, सेंट्रल कमांड के चीफ रहे, उनका आप हाल ही में दिया हुआ इंटरव्यू को सुने तो वो ये साफ कहते हैं कि ये साफ होने लगा था कि हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकते क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट टेरिटरी है जहां पर ग्राउंड फोर्सेस के साथ जीतना बहुत मुश्किल है, हम केवल एक लिमिटेड इलाके को कैप्चर कर सकते थे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया पाकिस्तान को लेकर भी कि अगर पाकिस्तान के अंदर आतंकी पनाहगाहें बनी हुई हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसे में अफगानिस्तान को स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और इसी के कारण शायद वजह थी कि अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अब आज क्या होगा, सिक्योरिटी काउंसिल किस चीज के ऊपर विचार कर सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अफगानिस्तान के हालात को स्थिर कैसे किया जाए, क्योंकि तमाम देश हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे ईरान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, भारत हो, तुर्कमेनिस्तान हो, चीन हो, तमाम देशों की चिंताएं हैं इस चीज को लेकर कि अगर अफगानिस्तान बिल्कुल प्रणय, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो आपने उठाया था कि सबकी निगाहें इस बात पर है कि अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व आखिरकार इस बैठक पे कौन करने वाला है। प्रणय, आपका भी और तमाम जो अफगानिस्तान से भारत लौटे मेहमान हैं उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अफगानिस्तान से जो भी खबर होगी, जो भी तस्वीरें होंगी, सबसे पहले आपको मिलेगा सिर्फ एबीपी न्यूज पर। इसी के साथ नमस्ते भारत में मुझे और प्रतिमा को फिलहाल दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।